हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो बताइए जरा कैसे हैं आप सभी। हेलो, कैसे हैं आप सभी। और आज हम लेकर आए हैं 500 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था हम लोगों का, उसी के आगे जरा हम आप लोगों के कमेंट्स देख लें, तब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं, जहां तक क्वेश्चन हो गया था, करीब 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, 200 क्वेश्चन के आगे होने वाले हैं। ठीक है ना, आज क्वेश्चन 200 क्वेश्चन के आगे होने वाले हैं। क्या समझे आप सभी। तो ठीक है, 1 मिनट कहाँ गया यार। हाँ, चल तो रहा है अच्छे से। आवाज वगैरह सही से आ रही है ना, जरा बताना एक बार। अरे यार, बताइए आवाज वगैरह सब चीजें सही से आ रही है ना। बिल्कुल, एक बार बताओ तो। गुड इवनिंग मारुति चंदन, बताओ 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 बताओ। एक बार सभी का आवाज आ रहा है ना, सभी के पास आवाज सही से जा रहा है ना। जाट वर्षा, आवाज वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी सही से आ रहा, तो मैं शुरू करें। क्यों रुकूं, गोलू कुमार बताओ। आप सभी लोग बताओ क्यों रुकूं। हम्म, बताइए जरा। तो स्टार्ट करें। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। देखिए, इससे पहले के जो 500 क्वेश्चन का सीरीज लेके चल रहा था, इसके पहले के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, समझे। चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, चैप्टर 4 के, यहां तक के क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन थे चैप्टर 1 2 3 4 के, हम लोग अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न कर चुके थे। अब हम लोगों को करना है क्या ना, चैप्टर 5 के अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न करना है, यानी पृष्ठ रसायन के। तो आज उसकी करेंगे हम लोग बेहतरीन तरीके से। एक एक क्वेश्चन को इतना समझना है कि आप लोगों के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ही अधिक हैं। और एक ईमानदारी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये बातें नहीं चलेंगी कि इधर उधर की बातें, यहां वहां की बातें नहीं। केवल आप केवल ईमानदारी से आपको कमेंट करना है। आवाज तो जा रहा है सभी को ना, बोलो। और हाँ, सभी को जय मां सरस्वती, और सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया साल की हम लोगों की पहला लेक्चर होने वाला है, लाइव लेक्चर। इसके पहले हम लोग आपको स्ट्रेटजी बताए थे कि अगले 30 दिनों तक आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह से 5 नए रफ लाकर एक साइड से आपको स्टार्ट करना है। और ये यूट्यूब की जो क्लास है 500 और 700 क्वेश्चन, ये अंतिम समझ लीजिए, अंतिम आपकी किल का काम करेगा। ताबूत में आपको ये क्वेश्चन जो है आपकी क्या करेंगे, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस के अच्छे काम करेंगे। और अगर आप अच्छे से थ्योरी पढ़ चुके हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे वरदान बैच से आप थ्योरी पढ़ें, नहीं। अगर आप कहीं से भी पढ़ चुके हैं तो ये क्वेश्चन जरूर लेना। ये क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम में आपको बहुत ही अच्छा काम करेंगे, एक तरह से कैप्सूल के काम करेंगे। समझे सभी लोग। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं ना। या फिर अगर आपको कहीं से थियरी नहीं मिल रही है तो ये वरदान बैच आपके लिए वाकई में वरदान साबित हुआ, क्योंकि आप समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, और ध्यान से समझना, एक भी दिन लेट मत करना, बहुत ही मेहनत से पढ़ना। ये पूरे 2022 पर, जितना ये जनवरी का महीना है, इस जनवरी के महीने में आप इतना समझ लेना कि आपको डेली कम से कम 15 घंटे, अधिकतम 18 घंटे पढ़ने। ये अपने आप को अंदर आत्मसात कर लेना। पढ़ने का मतलब केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। कहीं पे इधर उधर की वीडियोज नहीं देखनी है। जब भी देखना है केवल और केवल पढ़ाई का वीडियोज देखनी है। ये आपको अपने अंदर आत्मसात करना है। और आत्मसात करके मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे समय दीजिए, पढ़ाई कीजिए, और रिजल्ट हम नहीं, ईश्वर देंगे आपको। रिजल्ट खुद ही आएगा आपका, अगर मेहनत करोगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप केवल और केवल मेहनत कीजिए, केवल और केवल डेली मेहनत कीजिए। जैसे मैं कहा रहा हूं वैसे करिए। जैसे मैं बताया था, वहां पे टारगेट दिया था 30 दिनों के लिए। अरे यार, डेली आप कम से कम 20 पेज भरिए, 10 पन्ने 20 पेज डेली भरिए, सभी सब्जेक्ट के लिए। लिख लिख कर अपने इन हाथों की 3 अंगुलियों से भरिए, और यहां पे दरार कर दीजिए। इतना मेहनत कीजिए सभी लोग, तब आपको उसका फल मिलेगा। बिल्कुल, तो स्टार्ट किया जाए, बताओ तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए तो बताइए। तैयार हो सभी लोग। क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने। अब मुझे सभी से जवाब चाहिए। कोई ऐसा नहीं यहां होना चाहिए जिसको जवाब ना आए। नहीं आया तो क्वेश्चन को मैं जब जवाब बताऊंगा तब तैयार कर लेना आप लोग। बोलो, नहीं आएगा तो आप तैयार कर लेना।
जब मैं बताऊंगा, अगर आएगा तो आप मुझे बताना। बोलो सभी लोग, तैयार हो क्वेश्चन के लिए? आए क्वेश्चन आपके सामने पहला? बिल्कुल, चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये है पहला क्वेश्चन। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा तो बताओ, बड़ा करवाएं। दिखाई तो दे रहा है पहला क्वेश्चन? मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूं। अब देखिए, अब दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर भौतिक अवशोषण क्यों घटता है? पहला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अवशोषण क्यों घटता है? पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? बताओ जरा, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? क्यों? क्योंकि भौतिक अधिशोषण जो होता है उसमें क्षेपी प्रक्रिया होता है। मैंने कहा था, मैंने कल बताया था कि कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा 500 वाला। पहली बात, आप ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया, क्योंकि भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। लिखना सभी लोग, क्योंकि भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। और लासा-तेलिए के नियम के अनुसार जब ताप बढ़ाते हैं तब क्या होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया वाला जितने भी होते हैं उसका अधिशोषण घटने लगता है ना। तो ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है क्योंकि भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। एक बार सभी लोग लिखिएगा कमेंट में, भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। मैं पढ़ रहा हूं, बिल्कुल। धर्मेंद्र, मोनिका, जितेंद्र, अभय, निखिल, बिल्कुल सभी लोग लिखिएगा, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है क्योंकि भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। लिखना सभी लोग, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। सभी लोग लिखे कि नहीं लिखे? सभी लोग लिखे, क्योंकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। और लासा-तेलिए के नियम के अनुसार आप सुने हो, जो लासा-तेलिए के अनुसार जो ऊष्मा को खुद बाहर निकालता है क्या उसका ताप बढ़ाने पर घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि अपने क्रिस्टलीय रूप में की तुलना में चूड़ित अवस्था में अधिक अवशोषण होता है। क्यों होता है? यह बताना जरूर, तो क्यों होता है यह बताना तो। क्योंकि अधिक अधिशोषण क्रिस्टली, देखिए अगर यह आपकी जो आपका जो क्रिस्टलीय रूप रहेगा, क्रिस्टलीय मतलब जब क्रिस्टल के आकार का रहेगा तो इसका आकार छोटा रहेगा, लेकिन जब चूड़ित अवस्था में होगा ज्यादा आकार हो जाएगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए इसका अधिशोषण अधिक होता है। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण इसका अधिशोषण अधिक होता है। दूसरे का आंसर होगा क्योंकि 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 चूड़ अवस्था में क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, चूड़ अवस्था में क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, इसलिए चूड़ित अवस्था में भौतिक अधिशोषण अधिक प्रभावी होता है। इसलिए लिखना सभी लोग, इसलिए आप सभी लोग नोट्स बनाना, लिखते चलना, कमेंट बॉक्स में भी लिखना। इसलिए चूड़ अवस्था में अधिशोषण अधिक होता है, ठीक है। चूड़ित अवस्था में अधिशोषण अधिक होता है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या घटता है? घटता क्यों? क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। पहले का आंसर हो गया। दूसरा आंसर है कि चूड़ित अवस्था में अधिक क्यों होता है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। याद हो गया दोनों क्वेश्चन? बोलो, याद हुआ सभी को क्वेश्चन की नहीं याद हुआ? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बात मानना, आप इसे इग्नोर करें चाहे जो करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा आपके। अगर यहां से मैं बता रहा हूं, यहां से और क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा, भौतिक अधिशोषण प्रक्रिया है, 4 ऑप्शन दे दिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ऑब्जेक्टिव में आप फंस जाओगे। अगर यहां से आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि भौतिक अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, डायलिसिस क्या है? डायलिसिस क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताओ डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस किसे कहते हैं जरा बताओ तो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो। कितने लोग कमेंट करते हैं सबसे पहले मैं देखता हूं कि डायलिसिस क्या होता है, किसे कहते हैं डायलिसिस? मोनिका यादव, गोलू कुशवाहा, अभय पटेल, यस टेक्निकल, सौरभ कुमार, सुमित यादव, बताओ
डायलिसिस क्या होता है? आप सभी लोग सुने होंगे, किसी की किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस का यूज किया जाता है। याद किया जाता है, नहीं किया जाता है? किसी का किडनी खराब हो जाता है तब डायलिसिस का यूज किया जाता है ना। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है, बताओ बताओ तो। डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है जो अशुद्ध कोलाइड को शुद्ध कोलाइड में परिवर्तित करता है। क्योंकि ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाएगा। देखो एग्जाम में टॉप करने के लिए सबसे बड़ा आवश्यक होता है कौन क्वेश्चन में कितना जवाब देना है। क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाए तो आपको एक नंबर की तरह जवाब देना है। क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाए तो 5 नंबर की जवाब देना है। अभी मैं आपको एक नंबर वाला क्वेश्चन एक नंबर में कैसे लिखा जाएगा ये बता रहा हूं। डायलिसिस एक प्रक्रिया जिसके दौरान हम अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध कोलाइडी विलयन में चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। लिखना सभी लोग, डायलिसिस एक प्रक्रिया जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अपवहन कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करते हैं। लिख लेना सभी लोग, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिससे अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध कोलाइडी विलयन में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। इस चैप्टर से जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ईमानदारी से कर लिए ना। कोई क्वेश्चन इससे बाहर चला जाए तो करना। आप उठा के अपने पेपर, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लेना, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, नहीं आने वाले पेपर आएंगे। समझे? डायलिसिस किसे कहते हैं? डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करते हैं। इसमें क्या होता है? डायलिसिस जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन होता है उसको एक प्रकार के सिस्टम में रख दिया जाता है जहां से क्या अशुद्ध वाले बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध वाले वहां पे बचते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस क्या एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग अशुद्ध कोलाइडी विलयन को शुद्ध कोलाइडी विलयन के रूप में परिवर्तित करते हैं। एक नंबर है, आप इससे अधिक नहीं लिखना। ठीक है, जब डायलिसिस होता है तो उसको जो डायलिसिस में जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन होता है उसे सोलोफेम नाम के एक पतली जो थैला होता है उस थैले में रखते हैं। तो थैले से जो अशुद्ध वाला बाहर निकल जाता है, शुद्ध वाला वहां पे रह जाता है। क्या नाम होता है उसको? सोलोफेन होता है। क्या नाम होता है उसको? हिंदी में क्या कहते हो? हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता मुझे, इंग्लिश में उसे कहा जाता है, हिंदी में उसे कहा जाता है सोलोफोम मेम्ब्रेन। ठीक है, हिंदी नाम मुझे नहीं याद है, नहीं तो लिख देता मैं यहाँ पे। ठीक है, अगली बार मैं बता दूंगा आपको जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर का। जैसे फिजिक्स में मैं यादगार सीरीज चला रहा हूं ना, केमिस्ट्री में वैसा ही सीरीज चलेगा और पूरे लॉन्ग क्वेश्चन, पूरे फिजिक्स के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन, पूरे रिएक्शन याद करा दूंगा। टेंशन नहीं लेना, बस आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना। और हाँ, ये क्वेश्चन तभी काम करेंगे जब आपकी पूरी कंसेप्ट तैयार होगा। कंसेप्ट आप जो क्लासेस यूट्यूब पे वहां से तैयार कर सकते हैं। यार आप चाहते हो कि बेहतरीन तरीके से सही डायरेक्शन में तैयारी करना, तो वरदान बैच में जुड़ सकते हो। यहाँ पे बेहतरीन तरीके से क्लासेस दी जा रही है। 6 से 8 तारीख के बीच में आपको पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी 20 तारीख तक, और बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, डर लगता है, डर खत्म हो जाएगा। देखो आज ही टेस्ट है, वहां पे 9:30 बजे टेस्ट है वहां पे। देखो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया सभी का। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का। संक्षेप में ब्राउनिंग गति के बारे में लिखिए। भैया ब्राउनिंग गति किसे कहते हैं? बताओ संक्षेप में ब्राउनिंग गति के बारे में। ब्राउनिंग गति के बारे में संक्षेप में बताइए तो जरा सभी लोग, लापरवाही नहीं चलेगी। सीधे और सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए संक्षेप में ब्राउनिंग गति के बारे में। लाइक साइक के चक्कर में अपना वीडियो कोई लाइक नहीं करेगा, कोई जरूरत नहीं। पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद लास्ट में लाइक करना। कोई जरूरत नहीं लाइक करने की, पहले पूरी क्वेश्चंस तैयार कर लो, उसके बाद लाइक करना। कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में करना या फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज जरूरी है, लाइक जरूरी नहीं है। लाइक नहीं रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। मैं कभी नहीं लाइक करने के लिए कहा हूं, नहीं कभी सब्सक्राइब करने के लिए किसी से कहा हूं। हाँ, जो चीजें आपके लिए आवश्यक है मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपको अगर तैयारी नहीं है तो अभी समय है, चेंज कर सकते हो अपनी तैयारी को। हाँ, लेकिन इधर उधर भटकोगे दिन भर यूट्यूब पे, यहाँ इस चैनल पे उस चैनल नहीं होगी। आप एक जगह जुड़िए, वरदान बैच में जुड़िए। मां सरस्वती के वरदान से बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। बिल्कुल। अब बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या है आपका? ब्राउनिंग गति के बारे में आप कुछ लिखिए। ब्राउनिंग गति मतलब एक प्रक्रिया की गति होती है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, उसी को गति कहते हैं, ब्राउनिंग गति। समझे? ब्राउनिंग गति बताइए।
देखिए द्रव या गैस परिक्षेपित माध्यम में क्या होते हैं, अणु कोलाइडी के समान टक्कर के समान गति करते रहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं, ब्राउनिंग गति कहते हैं। देखिए जब कोई भी कोलाइडी अणु होते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे रखें तो ये कड़ी यहाँ से ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा डिगजैग आकार की गति करता रहता है। इसी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनिंग गति कहते हैं। तो क्या कहोगे संक्षेप में, जब कोलाइडी कण को कहीं पर रखा जाता तो कोलाइड के कण एक टेढ़े मेढ़े आकार में हमेशा गति करते रहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं, ब्राउनिंग गति कहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं, ब्राउनिंग गति कहते हैं। ब्राउनिंग गति किसे कहते हैं, एक बार बोलो जरा सभी लोग। याद हो रहा है, देखो मेरा उद्देश्य क्लास से याद करके जाना आप सभी लोग। बिल्कुल विवेक दुबे जी आ चुके हो आप। बिल्कुल कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण जो होते हैं टेढ़े मेढ़े गति पर, टेढ़े मेढ़े हमेशा गति करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनिंग गति कहते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण, लिखना सभी लोग परिभाषा इसका। कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण हमेशा टेढ़े 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 कैसे लिखा जाए, देखो इंग्लिश में जो जिगजैग कहा जाता है, हिंदी में टेढ़ा मेढ़ा गलती हो सकता है मेरा, टेढ़ा मेढ़ा गलती हो सकता है मेरा, टेंशन मत लेना, समझ जाना टेढ़े मेढ़े का मतलब क्या, टेढ़े मेढ़े गति करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, है जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे कोलाइडी विलयन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनिंग गति कहते हैं, ठीक कहते हैं। बात समझे, कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण हमेशा टेढ़े मेढ़े गति करते रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनिंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनिंग गति कहते हैं। याद हुआ, कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण जो होते हैं हमेशा टेढ़े मेढ़े, मैंने बताया ना इस तरह से ऐसे 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 गति करते रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनिंग गति कहते हैं। बताओ, एक नाम एक वैज्ञानिक थे ब्राउनिंग, एक वैज्ञानिक थे ब्राउनिंग, जिन्होंने इस गति को खोजा था, इसलिए उसे ब्राउनिंग गति कहते हैं। आप लोग भी बड़े होगे, कोई ना कोई चीज खोजोगे तो आपके नाम पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे हमारे सामने मोनू गौतम है, मोनू गौतम जिगजैग मोशन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अगर आप कुछ खोज दिए तो मोनू गति का हो जाओगे, मतलब जो भी खोजोगे ऐसा। ब्राउनिंग गति होती है, क्या होता है, कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण हमेशा एक जिगजैग पोजीशन पे गति करते रहे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनिंग गति कहते हैं। शिवेश कुमार पांडे, आई एम बैक बट लेट सॉरी। क्यों 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 लेट हुआ, यही 2022 में आप लेट आ चुके हो, आज हमेशा लेट रहोगे। एक नया साल था, सही समय से आए होते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिशोषण हमेशा उष्माक्षेपी होती है, क्वेश्चन वही है, बताओ क्यों होती है। और किसी गैस का ठोस पर अधिशोषण द्रव तथा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी गैस का ठोस पर अधिशोषण पर द्रव तथा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन का जवाब देना सभी लोग, दो क्वेश्चन एक साथ हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही मेहनत से ढूंढ के मैं क्वेश्चन लाया हूं। और इसके बाद कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से चला गया तो फिर छोड़ देना, बता देना मुझसे। और इसके बाद कोई क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम, फोन करके, नंबर है नीचे, फोन करना, बताना। और नहीं एग्जाम में आएगा, नहीं अभी तक आया है, केवल आपको तैयार करना है। बताओ क्वेश्चन का जवाब एक बार, बताओ एक बार जवाब सभी लोग, कौन सा चैप्टर है, इनको बताओ जीतू मीना को कौन सा चैप्टर है। इनको चैप्टर का पता ही नहीं, कुछ चैप्टर का क्वेश्चन चल रहा है। वाह, इनकी है ऐसी तैयारी। ऐसे लोग भी है महानुभाव, जो कि जनवरी के महीने में आ चुका है, एग्जाम सर पे खड़ा होकर दहाड़ रहा है और उनको यही नहीं पता कि इनको कौन सा चैप्टर है। मोनू जी तैयारी खराब है, समय है अभी भी, आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, लेकिन चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इनको बताओ सभी लोग कौन सा चैप्टर है। मोनू, जीतू, मीना को बताओ कौन सा चैप्टर है, बताओ। चलो देखो क्या है, अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, बताओ क्यों होती है। हाँ, क्यों उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब अधिशोषण होता है किसी ठोस पर,
किसी गैस का किसी दोष में जब अधिशोषण होता है तो वहां से उष्मा बाहर निकलता है, इसलिए इसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से उष्मा बाहर निकलता है। जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, इस ठोस में कोई गैस आके अधिशोषित हुआ तो यहां से उष्मा बाहर निकलेगा, तो यह प्रक्रिया कही जाती है अधिशोषण। समझे? अधिशोषण क्यों उष्मा होती है? क्योंकि जब कोई ठोस पर कोई गैस आकर अधिशोषित होती है तो वहां से उष्मा बाहर निकलता है, इसलिए इसे उष्माक्षेपी प्रक्रिया कहा जाता है। क्या समझे? किसी लिखना सभी लोग, किसी ठोस पर जब कोई गैस क्या होती है? अधिशोषित होती है, शोषित होती है तो वहां से क्या होता है? वहां से उष्मा, अगर आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, क्वेश्चन को तैयार कर लेना सभी लोग और क्वेश्चन लिख लेना, याद हो जाएगा। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं आपको। क्या है? किसी ठोस पर जब कोई गैस अधिशोषित होती है तो वहां से उष्मा बाहर निकलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उष्माक्षेपी। अगर अधिशोषित होगा तो वहां से उष्मा बाहर निकलेगा, इसलिए इसे कहा जाएगा उष्माक्षेपी कहा जाएगा। अंशुल जादव ऐप पर टेस्ट होगा, जितना पढ़ाया गया अभी तक पूरे में से टेस्ट होगा। चैप्टर मत पूछा करो, मैं इस वरदान बैच में जो कमिटमेंट किया था पूरा दे रहा हूं। आपको डीपीपी दिया जा रहा है, आपको नोट्स दिया जा रहा है, आपको टेस्ट लिया जा रहा है संडे टू संडे। और मैं इतना करना चाहता हूं, अगर आप डेडिकेटेड होकर वरदान बैच के साथ तैयारी कर रहे हो, भले ही आपकी आज भी 0 तैयारी है, आप जुड़ो, आपका एक सम्मानजनक परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मेरे पास कोई जादू छड़ी नहीं कि आपको सटा दूंगा तैयारी हो जाएगी, नहीं, नाम ही वरदान है बस। ठीक है? यहां पर आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ जुड़कर। मैं सीधे कर रहा हूं, मेरे पास कोई जादू छड़ी नहीं है। और कुछ लोग हमको कहे भी थे, कमेंट भी किए थे मेरे ऊपर, बड़े बड़े कोचिंग्स वाले हैं कि सर उनके पास देखता हूं क्या है, लेकिन मैं सीधे सीधे करना चाहता हूं, सभी से करना चाहता हूं। मेरे पास कोई जादू छड़ी नहीं है, लेकिन अगले जो भी समय बचे, इन समय में अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, मेहनत करते हो, तो आपकी अच्छी तैयारी होगी। अगर आपके अंदर ये जुनून है, जज्बा है 10 से 12 घंटे पढ़ने की, तब जुड़ना और मेहनत करना, अगले 30-35 दिन तक निश्चित रूप से आपकी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है? समझे? और टेस्ट के लिए पूछा मत करो, टेस्ट जो होता है, जो सप्ताह भर पढ़ाया जाता है, जो अभी तक पढ़ाया गया है। आप लेट जुड़े तो आपकी समस्या, लेकिन जो स्टार्टिंग से जुड़ा उसको तो पूरा टेस्ट होगा। आप भी पढ़ाई करो, मेहनत करो और फिर टेस्ट दो, टेस्ट से आप सबसे बेस्ट बनोगे। ठीक है? देखो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी गैस पर ठोस का अधिशोषण, दाब का प्रभाव तथा ताप का प्रभाव बताना है। बताओ क्या होगा दाब के बढ़ाने पर अधिशोषण, किसी गैस का किसी ठोस पर अधिशोषण बढ़ेगा या घटेगा? यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ठोस पे गैस पर, देखिए ये ठोस है, यहां पे गैस का अधिशोषण का है, ताप दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अधिशोषण बढ़ेगा या घटेगा? आप नीचे कॉल नंबर है, उस पर कॉल करो, पता चल जाएगा कैसे जुड़ना है। कमेंट करने से नहीं कुछ मिलेगा। ठीक है? लेकिन कॉल लेक्चर के बाद करना, अभी मत कर देना। बताओ तो, बताओ, अरे बताओगे, कोई बताएगा ताप बढ़ाने पर घटेगा या बढ़ेगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आज कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है? घटता है, क्योंकि अधिशोषण उष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। तो सेकंड का जवाब क्या हो जाएगा? देखो इसी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। मैंने बताया था ना, क्योंकि उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, अधिशोषण इसलिए ताप बढ़ाने पर घटता है। तो सेकंड का जवाब क्या हो गया? ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है। ठीक है? क्योंकि लिखना, सेकंड का जवाब पहले लिखना, तब फर्स्ट का जवाब लिखना। क्या होता है? ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है, इसलिए घटती है। लासा-तेलिय का नियम तो पढ़े होगे ना? लासा-तेलिय का नियम तो पढ़े होगे आप सभी लोग, क्योंकि यह उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब देना। दाब बढ़ाने पर उष्मा अधिशोषण जो होता है बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है? बढ़ता है। लिख लेना सभी लोग, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर लिखना सभी लोग, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है? बढ़ता है।
दाब बढ़ाने पर रिसोर्सर क्या होता है, बढ़ता है। समझे कि नहीं समझे? ताप बढ़ाने पर घटता है, दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एक बार लिखो, ताप बढ़ाने पर घटता है, दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना जान लेना। बहुत ही लेवल से लेके चल रहा हूं, नहीं ज्यादा नहीं कम, वजन मेंटेन करके चल रहा हूं लेवल, बिल्कुल डीकेडी। पढ़ाई करने के लिए आया करो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सा है। पेप्टीकरण, पेप्टीकरण क्या क्या है ये बताना आपको। पेप्टीकरण क्या है? किसी को नया नाम तो नहीं लग रहा है? पेप्टीकरण क्या है? चैप्टर को पढ़ाए हैं सर यहाँ पे यूट्यूब पे, सर भी पढ़ाए हैं यूट्यूब पे इस चैप्टर को। अब मैंने कल से बता दिया कि आज मैं टॉप कर लूंगा 500 क्वेश्चन का नेक्स्ट चैप्टर का। इसके बाद आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चन चलेगा। अब पी ब्लॉक से आपकी एग्जाम है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस चैप्टर के एग्जाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल। पेप्टीकरण किसे कहा जाता है बताओ? पेप्टीकरण देखो क्या होता है, ताजा बना अवक्षेप। जैसे ताजा ताजा कोई बना होता है उसमें मिलाने पर क्या होता है, ये कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो ताजे बने अवक्षेप में जब वैद्युत अपघट के उचित अवस्था मिलाया जाता है तो वह कोलाइडी विलयन में चेंज हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पेप्टीकरण बना कहा जाता है। लिखना सभी लोग, ताजे बने अवक्षेप में, ताजे बने अवक्षेप में लिखना सभी। पेप्टीकरण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ताजे बने अवक्षेप में उचित मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर वह विलयन क्या कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। लिखना सभी लोग, मैं भी लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखना। पेप्टीकरण, पेप्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ताजे बने अवक्षेप में उचित मात्रा में, अवक्षेप में उचित मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? ताजे बने अवक्षेप में उचित मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या बन जाता है? विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। कोलाइडी विलयन में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। पेप्टीकरण क्या होता है? वह प्रक्रिया होता है जिसके अंतर्गत ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य में मिलाने पर, ताजा बना जो अवक्षेप उसकी उचित मात्रा विद्युत अपघट्य में मिलाने पर वह कोलाइडी विलयन में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल यशराज, आपका भी डिफिनेशन अच्छा है, आपका भी डिफिनेशन अच्छा है, ठीक है, आपका भी डिफिनेशन अच्छा है। पेप्टीकरण क्यों याद हुआ कि नहीं सभी को? पेप्टीकरण क्या वह प्रक्रिया होता है जिसके अंतर्गत ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिलाकर उसे कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जाता है। बोलो, समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, याद हो गया सभी को? बिल्कुल, FeOH थ्राइस को मिलाया जाता है, लेकिन रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं। एक नंबर पे कितना लिखोगे एग्जामिनर के लिए? हाँ, कभी कभी जब 2 नंबर में पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा, तो बताना, लिखना आप सभी लोग ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए एल्कोसाल, एरोसाल, हाइड्रोसाल को। एल्कोसाल, एरोसाल और हाइड्रोसाल को आपको बताना है। उदाहरण सहित आपको बताना है एल्कोसाल, एरोसाल तथा हाइड्रोसाल को। एल्कोसाल, एरोसाल तथा हाइड्रोसाल को आपको उदाहरण सहित बताना है। एल्कोसाल, एरोसाल तथा हाइड्रोसाल को आपको उदाहरण सहित बताना है। एल्कोसाल किसे कहा जाता है, एरोसाल किसे कहा जाता है और हाइड्रोसाल किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। किसी को आ रहा है क्या इसमें से? कोई है जिसको आ रहा है? मैं देखता हूं किसको आ रहा है, देखता हूं, मोबाइल उठा के देखता हूं। दीपक जी, क्या है क्वेश्चन कि ताजा, आपको क्या एल्कोसाल, एरोसाल तथा हाइड्रोसाल पे क्या आपको बताना क्या होता है। तो लिखना सभी लोग, एल्कोसाल किसे कहा जाता है? किसी को नहीं आ रहा है एल्कोसाल? क्यों आएगा आपको?
क्यों आएगा आपको? लिए होगे वही मार्केट वाला जो आती है पतली पतली, क्या होता है उसे मॉड्यूल कहा जाता है, कोई मास्टरमाइंड कहता है, कोई क्वेश्चन बैंक कहता है। मैं कह रहा हूं जमाना बदल रहा है। एक बात ध्यान रखना, पहले कैसे चला जाता था, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, शायद आपको नहीं पता है। पहले नरगट की पेन से लिखा जाता था, फिर फाउंटेन पेन से स्याही से लिखा जाने लगा, उसके बाद पेन से लिखा जाने लगा। क्यों? क्योंकि समय बदल रहा था। लेकिन इसी तरह से पहले सभी लोग पढ़ते थे उस मास्टरमाइंड से, उस आप मास्टरमाइंड में स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूं, कोई भी मार्केट में आने वाली कोई भी मॉड्यूल जो आपको लास्ट में पढ़ाती है उससे आप लोग पढ़ते थे। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब सभी लोग वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं। आप पूरे दिन लेके बैठे रहो, एक चैप्टर नहीं समझ में आएगा उसको, वो फालतू की हैं चीजें, कोई नहीं समझ में आएगा। और उनका मैं बता रहा हूं, जो 2014 का देखोगे और 2021 का देखोगे 80% क्वेश्चन समान होंगे, 80% क्वेश्चन समान होंगे, बस डेट और तारीख बदल के दिए होंगे। लेकिन अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब आपको लेक्चर से पढ़ना है। वीडियो लेक्चर खोलो, 2 का स्पीड करो, 5-5 घंटे 4-4 घंटे के मैं सभी चैप्टर्स का वीडियो हालांकि यूट्यूब पे अपलोड किया हूं। अगर यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन होता है मैं जानता हूं, इसलिए मिनिमम फी में ये वरदान बैच लाया हूं। इसमें आपको जुड़ो और कम समय में पूरे चैप्टर को पढ़ो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ और उसी रिवीजन करो। देखो वीडियो लेक्चर से पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे 80% याद होगा। किताब खोल के बैठे रहोगे 4 घंटे में कभी एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर आप जमाना के साथ चलेंगे तो परसेंटेज आएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे इसी तरह से पढ़ रहे हैं, और नहीं चलोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे ही साथ जुड़ो, जिसके साथ जुड़े हो अगर अच्छा पढ़ा रहा है, लेवल का पढ़ा रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल का पढ़ा रहा है तो पढ़ो। मैं देख रहा हूं मार्केट में बहुत से इंस्टीट्यूट है जो कि बोर्ड एग्जाम से या तो ऊपर ही पढ़ा रहे हैं या तो नीचे ही पढ़ा रहे हैं। तो जो सोच लो कहां जुड़े हो, कैसे पढ़ जुड़े हो, एक बार देख लो क्या है उसकी स्थिति, उसके बाद पढ़ो, समझे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर रिवीजन करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है वीडियो लेक्चर से रिवीजन करो। अरे यार लेक्चर देख लो, लेकिन देखो मत, लिखते हुए देखो, एक साथ नोट बनाते चलो, एक लेक्चर के जरिए रिवीजन करो। और लेक्चर के जरिए अगर रिवीजन करेंगे आप तो इसके लिए आपके फायदा होगा कि आप 4 घंटे की जो चीजें हैं जो आप पूरे दिन में एक चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, 4 घंटे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इसे कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। मैं कह रहा हूं फिर से, जो टॉप करेंगे, जिनका नंबर आएगा वो यही कर रहे हैं, और जो पढ़ेंगे उनका रह जाएगा नीचे। किताब लेके खोलते हो बैठे रह जाते हो, ये बात सच्चाई कि नहीं सच्चाई? जिसको अच्छे से रिवीजन करना है यही सबसे बेस्ट तरीका है। रिवीजन के लिए भी वरदान बैच बेस्ट है हमारे हिसाब से। अब मैं अपने हिसाब से बेस्ट दे रहा हूं, अगर मुझे लगता, आपको लगता है मेरे से अच्छा कोई दे रहा तो वहां जुड़ो, मैं आपसे कहता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कहीं से जुड़ो, पढ़ाई करो लेक्चर से। 5 घंटे 4 घंटे में आप एक चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, ये सच्चाई है, ये जान लेना। हाँ, लेकिन 4 घंटे 5 घंटे में आप लेक्चर्स के जरिए देखोगे, उससे कम ही समय में, अगर 2s का स्पीड करके देखोगे तो 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। समझे? चलो देखिए, जो एल्कोहल में कोई परिक्षेपण माध्यम, जहां एल्कोहल होता है उसे एल्कोसाल कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम, जिस भी विलयन में परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है उसे एल्कोसाल कहते हैं। जिस भी विलयन में परिक्षेपण माध्यम का एल्कोहल होता है उसे क्या कहते हैं? एल्कोसाल कहते हैं। जिस भी माध्यम में, नीचे नंबर है, कॉल करना, पता चल जाएगा सब चीजें। अब बस देखो, मैं सीधी सी बात करता हूं ईमानदारी से, मैं ये नहीं कहता हूं मेरे पास ही जुड़ो, जहां पे भी आपको अच्छा लगे वहां से करो, लेकिन करो, तैयारी करो। मैं आपको केवल इंटरेस्ट दूंगा, तैयारी करो, भटको मत इधर उधर, चीजें पढ़ो, सही चीजों को पढ़ो। भटकोगे, मुझे पता है सभी लोग लिए होंगे पतली पतली जो आती है, सभी लोग लिए होंगे, लेकिन कोई किसी का भी पूरा पढ़ाया नहीं गया होगा। सही से बताओ, 4 चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, कौन पढ़ा है पूरा? जरा बताओ, मैं सही से बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन पढ़ा है पूरा? कोई नहीं पढ़ा होगा, मैं सच्चाई बता रहा हूं, कोई नहीं पढ़ा होगा। वो पतली पतली जो किताब आती है, कोई 4 चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा होगा। कागज से उतने पैसे लगा, कोई बैच वगैरह लिए होते, पढ़ाई होते, क्योंकि लेक्चर होता है वहां पे लाइव, एक डेडिकेशन बने होते, कि तैयारी हुई होती। लेकिन क्या करोगे? जो ट्रेडिशनल मेथड आ रहा है वही करते रहोगे। अरे नए हो, 2021-22 में चल रहे हो आप, कुछ नया करो। बिल्कुल, इसमें एल्कोसाल में क्या, एल्कोहल आपका परिक्षेपण माध्यम होता है। एरोसाल में क्या, एयर वायु आपका परिक्षेपण माध्यम होता है, और हाइड्रोसाल में जल आपका परिक्षेपण माध्यम होता है। आपको उदाहरण सहित व्याख्या करना है। 1-2 एग्जांपल लिख दो। देखो विवेक दुबे जी एग्जांपल लिख रहे हैं, एरोसाल, एल्कोसाल, एरोसाल, हाइड्रोसाल।
एल्कोसाल, एरोसाल, हाइड्रोसाल, ये 3 चीजें हैं। एल्कोसाल किसे कहा जाता है? यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? एल्कोहल होता है। अरे वो वाली बात हो रही है जो शाम को पीकर 4 बोतल रोज वालों की बात हो रही है मेरी, समझे? 4 बोतल रोज का, वो एल्कोहल में पानी मिलाते हैं। नहीं, कुछ लोग होते हैं पानी में एल्कोहल मिला देते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन एल्कोहल में पानी मिलाते हैं। तो एक वजह से इसे परिक्षेपण माध्यम कौन होता है? एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। इसमें क्या है? एरोसाल मतलब वायु में उड़ा होता है, जिस वायु में धुंध, इसमें कोहरा पड़ रहा है ना, एरोसाल का एग्जांपल, ठीक है ना। इसमें क्या है आपका? हाइड्रोसाल में जल परिक्षेपण माध्यम होता है, जल, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, और ये परिक्षेपण माध्यम होता है ना, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। ऐसा विलयन जिसे परिक्षेपण माध्यम आपका एल्कोहल हो। परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल के मतलब क्या हुआ? ऐसा विलयन जहां पे जैसे आप लोग जल में चीनी मिलाते हो कि मिलाते हो, तो जल आपका वहां पे परिक्षेपण माध्यम होगा, यानी जिसकी मात्रा अधिक वही माध्यम होता है। एल्कोहल में अगर कुछ मिलाओगे जो विलयन बनेगा वो एल्कोसाल कहेगा। वायु में कुछ मिलाओगे जो विलयन बनेगा उसे एरोसाल कहेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब क्या? हाइड्रो मतलब जल में कुछ मिलाओगे जो विलयन बनेगा उसे हाइड्रोसाल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोसाल कहेंगे। अब जिसे एग्जांपल लिखना है, इसका एग्जांपल एल्कोसाल का एग्जांपल क्या है? इसमें यह माध्यम परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम, माध्यम ये क्या है? वायु क्या है? परिक्षेपण माध्यम है। ये क्या है? जल, यहां पे परिक्षेपण माध्यम है, यहां पे जल परिक्षेपण माध्यम है। यहां पे क्या? जल परिक्षेपण माध्यम है। यहां पे एल्कोहल में एल्कोहल परिक्षेपण माध्यम होता है, एरोसाल में वायु परिक्षेपण माध्यम होता है, हाइड्रोसाल में जल आपके परिक्षेपण माध्यम होता है। होता है कि नहीं होता है? बताओ, समझे? यहाँ पे कौन कौन परिक्षेपण माध्यम होता है? एक बार कमेंट कर सकते हो क्या सभी लोग? एल्कोहल में कौन परिक्षेपण माध्यम होता है? एल्कोहल होता है। एल्कोसाल में, एरोसाल में जल आप वायु परिक्षेपण माध्यम होता है, हाइड्रोसाल में जल परिक्षेपण माध्यम होता है। और इसमें कुछ चीजें मिलाई जाती है, उन चीजों को लिखाना पड़ेगा। जैसे एल्कोहल में आपको, और अगर आपको एल्कोहल का एग्जांपल लिखना है, इसका एग्जांपल लिखना है आपको, तो लिख सकते हो इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। इसका एग्जांपल लिखना है तो इथाइल, इथाइल, इथाइल। जो पढ़ने वाले जरा इथाइल एल्कोहल का जो सूत्र होता है, फार्मूला, वो कमेंट करना। तो हाँ, ये आप लिख सकते हो इसका एग्जांपल। वायु का एग्जांपल क्या? एरोसाल वाले के एग्जांपल क्या? धुंध, कोहरा, बादल, कीटनाशक, ये सभी। धुंध ये समझ जो है, धुंध या फिर कोहरा। कोहरा में क्या होता है? जल की बूंदें वायु में परिक्षेपित हो जाती है, जल की बूंदें वायु में परिक्षेपित हो जाती है, तो वह ये क्या? एरोसाल होता है। तो एग्जाम में, आपके एग्जाम में जैसे आपके कुछ बीएचयू बीएससी वगैरह की सीयूसीईटी जो एग्जाम करा रही है, आपको उसको भी देना है, समझे? आपको उसको भी देना है, सभी को देना है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जरूर देना। निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको बीएससी करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए, और वहां से आप अच्छा करेंगे। हो सकता है तो हम भी आपकी तैयारी कराएंगे उसको, बस आप करने के लिए तैयार रहना। अभी पहले बोर्ड को टारगेट बना के पढ़ते हैं, उसके बाद उसको देखा जाए, ठीक है? तो धुंध, कोहरा, धुंध, कोहरा, धुंध, कोहरा आपका जो है, धुंध और कोहरा, ये क्या है? ये आपका एरोसाल की एग्जांपल है। धुंध, कोहरा में क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? वहां पे वायु होता है। वायु में धूल के या फिर कभी कभी धूल के या फिर कभी कभी जल के कण जाके गुड़ जाते हैं, गुड़ने के पश्चात आपका धुंध या कोहरा बनता है। अरे सर, आप दिन में जाया करो, दोपहर सॉरी सुबह सुबह जाया करो, सर पे, मुंहफलर पे, मुंह पे पूरा पानी पानी जम जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु में पानी होता है, समझे? इसी तरह हाइड्रोसाल का एग्जांपल बताओ, तो हाइड्रोसाल का एग्जांपल बताओ, हाइड्रोसाल का एग्जांपल बताओ। स्टार्च हो गया, ये सभी चीजें हाइड्रोसाल का एग्जांपल है, ठीक है? स्टार्च, स्टार्च। अरे जाते होगे सुबह सुबह कोचिंग पढ़ने, मुझे पता है, तो वहां पर आपको पूरा भीग जाता होगा। मैं एक बार और रिपीट करूं, देखो, एल्कोसाल का मतलब जहां पे परिक्षेपण माध्यम, देखिए दो चीजें होती है, चीनी और पानी को मिलाया जाता है। तो चीनी पानी में क्या होता है? पानी अधिक होता है, चीनी कम होता है ना। तो जिसका मात्रा अधिक होता है उसी को माध्यम कहते हैं, जिसको मात्रा कम होता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, ठीक है? तो बात समझना, ऐसे माध्यम जैसे एल्कोसाल किसे कहा जाता है? ऐसे माध्यम जहां पे एल्कोहल अधिक मात्रा में हो उसे परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल हो, यानी अधिक मात्रा में एल्कोहल हो। जैसे जो नए नए शराबी होते हैं वो जल में थोड़ा सा एल्कोहल मिला के पीते, नहीं, एल्कोहल में जल मिला के पीते, पुराने वाले की बात कर रहा हूं।
मतलब एक बॉटल एल्कोहल लेंगे, उसमें एक ढक्कन पानी मिला के पियेंगे, एक ढक्कन नहीं, मान लेते हैं 100 ग्राम पानी मिला के पियेंगे, तो एल्कोसाल होगा। इसका एग्जांपल इथाइल एल्कोहल हो गया। एरोसाल का मतलब वायु में कुछ मिला दिया जाए, जैसे धुंध, वायु में जल मिला जाता है तो धुंध बनता है, तो उसका एग्जांपल एरोसाल हो गया। हाइड्रोसाल, हाइड्रोसाल में जल में कुछ मिलाया जाता है, जल में जैसे स्टार्च मिलाया जाता है तो हाइड्रोसाल बनता है। समझे कि नहीं समझे? इसका एग्जांपल स्टार्च हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम किसे कहते हैं? बताओ एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम किसे कहते हैं ये बताओ जरा। अरे मिट नहीं रहा यार। एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम, एंजाइम। मैं कहना चाहता हूं सभी से, मेहनत से पढ़ाई करो, अब ज्यादा समय नहीं बचे। और एक बात है, ट्रेडिशनल मेथड से उठो, वो पतली पतली किताब पे विश्वास मत करो, अब उससे कुछ नहीं होने वाला है। समय बदल गया है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बदल गए हैं, अब पढ़ने का तरीका नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। बोलो, क्वेश्चन बोलो, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होता है जरा बताना। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम, देखिए एंजाइम जो होता है, सबसे पहली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं किसी 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 मैं हल्का, हालांकि क्या होता है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके लेवल का या ऊपर लेवल का, आप भी ऐसा किया करो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। उसके पेपर देखा करो, पेपर देखने से पता चला कौन क्वेश्चन कहां से पूछा गया। मैं किसी का पेपर देख रहा था, शायद मुझे याद नहीं किसका पेपर देख रहा है, वहां पे पूछा था एंजाइम यौगिक होते हैं, ये ऑप्शन थे। बताना जरा किसको किसको आ रहा है, सभी लोग बताना। एंजाइम यौगिक होते हैं, एंजाइम, एंजाइम क्वेश्चन था, यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं। देखो अगर आप इंटरमीडिएट अच्छा से पढ़ लिए ना, एग्जाम में कोई भी एग्जाम 70% तो आप आसानी से ला दोगे। बस 30% की लड़ाई होती है, 30% अगर सही टीचर के सरिया आप पढ़ लिए तो 30% भी बहुत आसानी से आ जाएगा। होते हैं एंजाइम यौगिक होते हैं। पहला एग्जाम्पल था कार्बन का, दूसरा एग्जाम्पल था हाइड्रोजन का, तीसरा एग्जाम्पल था नाइट्रोजन का, और चौथा एग्जाम्पल था ऑक्सीजन का। ये चार एग्जाम्पल था, यानी एंजाइम यौगिक होते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ तो, बताओ बताओ, ये किस, कौन सा इसमें एग्जांपल सही होगा, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, ये बताओ। बताओ तो। कोई नहीं बता पा रहा है। बताओ, कोई किसी को नहीं आ रहा है? दो, मतलब हाइड्रोजन का होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ऑक्सीजन पे होता है? नहीं होता है। बिल्कुल, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है। बिल्कुल, ये क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है। आप इसे भूलोगे ही नहीं, जो लाइव में देखा है इसे कभी नहीं भूलेगा, जो रिकॉर्डेड देखेगा वो तो भूल ही जाएगा। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है, लिखना सभी लोग, एंजाइम, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त क्या होता है? यौगिक होता है, यौगिक होता है। नाइट्रोजन यौगिक जटिल यौगिक होता है या यौगिक होता है? जो होता है, जो जो कहां से प्राप्त हो? जो पेड़ पौधे, पौधे, वायु, पेड़ पौधे जीव जंतुओं द्वारा, जंतुओं के द्वारा क्या निष्कासित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। समझे? जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के द्वारा क्या किए जाते हैं? निष्कासित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, द्वारा उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न किए जाते हैं। जो एंजाइम एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है, जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जो क्या, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के द्वारा क्या उत्पन्न किए जाते हैं ना, जो एंजाइम होता है क्या, एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है, जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के द्वारा क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। एक बार सभी लोग लिखना।
समझे? इसका एग्जांपल लिखना, जाइमेस, डाइस्टेस और माल्टोस। जाइमेस, डाल्टेस और माल्टोस। आप एक चैप्टर है आपका जेवाडू, उसमें ये सब चीजें और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? समझे? हो गया? रुक रहा है वीडियो रुक रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। इमल्सन क्या होता है, इसके 4 उपयोग बताइए। इमल्सन क्या होता है, इसके 4 उपयोग बताइए। क्वेश्चन बताइए सभी लोग, इमल्सन क्या होता है, इसके 4 उपयोग बताइए। कौन पूछ रहा है कितने बजे तक पढ़ाओगे? अरे यार आप कितने बजे मत पूछो, एक दिन तो मैं 24-48 घंटे का क्लास रखने वाला हूं। आपके एक दिन 24 से 48 घंटे का क्लास रखने वाला हूं। वो क्लासेस आपको मिलेगी, मैं जनवरी के महीने में मैं बना रहा हूं, बस जल्दी मिलेगी आपको। इमल्सन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के, 4 इसका उपयोग लिखना है। बिल्कुल, आज टेस्ट है सूरज यादव। देखिए ये जो आज टेस्ट वाले पूछ रहे हैं ना, इनको तो मैं पकड़ के मारने का मन कर रहा है। हालांकि जब मैं वरदान बैच में जो जुड़ता है, सबसे पहले बताया जाता है कि देखो वरदान बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। डेली क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, हर संडे को टेस्ट होगा, ये सभी चीजें बताया जाता है। तो क्यों पूछना कि आज टेस्ट होगा कि नहीं होगा, किसका टेस्ट होगा, ये भी पूछते हो आप लोग। सीधे सीधे बताया, जितना पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट होगा। इमल्सन बताओ। देखो सीधी सी बात, अगर द्रव को द्रव में मिलाया जाता तो इमल्सन बनता है। द्रव को द्रव में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? इमल्सन बनता है। द्रव को द्रव में मिलाया जाता तो क्या बनता है? इमल्सन बनता है। बात को लिखना सभी लोग, द्रव को द्रव में मिलाया जाता तो क्या बनता है? इमल्सन बनता है। द्रव को द्रव में मिलाया जाता तो क्या बनता है? इमल्सन बनता है। द्रव को द्रव में मिलाया जाता तो क्या बनता है? इमल्सन बनता है। द्रव को अगर द्रव में मिलाया जाता तो इमल्सन बनता है। समझे? द्रव द्रव को द्रव में मिलाया जाता तो इमल्सन बनता है। इसका अगर डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? डिफिनेशन क्या लिखोगे बताओ? ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं, उसे इमल्सन कहा जाता है। ऐसा लिखना सभी, ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों क्या होते हैं? द्रव होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे इमल्सन कहा जाता है। इमल्सन कहा जाता है। ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों क्या होते हैं? द्रव होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? इमल्सन कहा जाता है। वीडियो रुक रहा है, मैं बता रहा हूं अभी। बताओ याद हुआ कि नहीं याद हुआ आप सभी को? बताओ। भले उसे वाईफाई से कनेक्ट करा लो।
बताओ ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम तथा परिचित परावस्था दोनों के दोनों क्या, दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बताओ बताओ, दोनों के दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपके इमल्सन कहा जाता है, उसे इमल्सन कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इमल्सन कहा जाता है। चेंज कर दो, निकालोगे तब तो। उसे क्या कहा जाता है, इमल्सन कहा जाता है। बिल्कुल चेक हुई है विवेक दुबे जी, आपका शायद 19 नंबर। बाहर से जाओ यार, हिल जाएगा कि नहीं यार, उस साइड से जाओ। इसे कनेक्ट हुआ, चलो ठीक, वाईफाई से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। आप सही दे रहा है सभी को। सर आप कहाँ गए, क्लास नहीं चलती है अब, क्यों नहीं चलती है क्लास, चल रही है क्लास, आ गए हैं अब, चल रहा है अब ना, सब चीजें सही है, आवाज वीडियो क्वालिटी सब चीजें सही है, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी, अब सही हो जाना चाहिए। सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। हाँ, इमल्सन क्या होता है हमने पढ़ा, इमल्सन एक ऐसा, सिमुलेशन एक ऐसा क्या, इमल्सन एक ऐसा कोलाइडी विलयन था जिसमें परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं। परिक्षिप्त परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों की द्रव होते हैं। अब सही रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एयरटेल से कनेक्ट करा लिया हमने, क्या बताएं, दो दो ब्रॉडबैंड लेके रखना पड़ता है आप लोगों के लिए। हाँ, कभी कौन सा धोखा दे दिया, पहले मैं बहुत परेशान था, बहुत परेशान था, मैंने दो कंपनी से ले लिया केवल आप लोगों के लिए। बिल्कुल दो कंपनी से हमने ले रखा है, एयरटेल से है 100 Mbps का स्पीड यहाँ पे, ठीक है। अब नहीं चला, ऐसा नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अब नहीं होना चाहिए, वीडियो नहीं लगा है वाईफाई, दो लगा हुआ है, एक नहीं दो लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके 4 एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। इमल्सन के 4 एग्जाम्पल, 4 उपयोग बताना है। पहला उपयोग क्या, बहुत सारे तेली औषधि इमल्सन से बनते हैं, जैसे आपके जो बाल में तेल लगाते हो ना, उसमें द्रव मिलाया जाता है, तो तेली औषधि जो होता है वो इमल्सन से बनता है। सबसे पहला, बहुत सारे तेली औषधि आपकी इमल्सन से बनता है, मतलब इमल्सन होता है, इमल्सन से बनता नहीं, इमल्सन होता है, उसमें द्रव और द्रव को एक साथ मिलाया जाता है, उसमें परिचित परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों द्रव होते हैं। हमारे एरिया में अभी जियो फाइबर उपलब्ध नहीं है, ठीक है, नहीं उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एयरटेल फाइबर है, एयरटेल फाइबर लगा है, स्ट्रीम फाइबर, ठीक है, लगा हुआ है मेरे यहाँ, समझे सभी लोग। दूसरा डेटाल, डेटाल डेटाल जो होता है, डेटाल 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 जो होता है, डेटाल क्या होता है, डेटाल एक तरह से तेल ही होता है ना, जल होता है, उसको पानी में मिलाते हो, तो डेटाल मिलाने के बाद जो बनता है वो भी इमल्सन होता है। 4 इसके उपयोग लिखे हैं, तो 4 उपयोग में डेटाल वाला भी हो गया, ठीक है। हमने सबसे पहले तेल का लिखा, फिर डेटाल का लिखा। अब इसके बाद कोई और बताओ जिसमें जल में जल मिलाया जाता है। शैम्पू लिख सकते हो, शैम्पू लिख सकते हो, शैम्पू 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 भी लिख सकते हो, शैम्पू, ये सभी सभी क्या इमल्सन है ना? तो इमल्सन किसे कहा जाता है, ऐसा द्रव, ऐसा विलयन जिसमें परिचित परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों द्रव होते हैं, उसे इमल्सन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, इमल्सन कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के, पायास तथा पायसीकरण से आप क्या समझते हो, बताओ, किसी को आ रहा है, सर ने पढ़ाया है बहुत बढ़िया से आप लोगों को, लेक्चर है, मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, पूरे लेक्चर्स हैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई करना नहीं आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूं फिर से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, जीरो से फिर से स्टार्ट करो। जब चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, नहीं समझ में आता आप क्या करें, तो उस दिन जीरो समझा जाता है अपने आप को, जीरो समझो और एक नया रफ लाओ, नई किताब लाओ और फिर से जीरो से स्टार्ट करो। आप सभी लोग वरदान बैच में जुड़ो। फिटकरी वाली एग्जाम्पल गलत है आपका,
बताओ किसी को आ रहा है? इमल्सन तथा प्रयास, इमल्सन तथा प्रयास में क्या अंतर है, ये भी बता देना। बताओ किसी को आ रहा है? नहीं, किसी को नहीं आ रहा है क्या? अब मैं भी नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, खुद से सर्च करना। प्रयास, दूध बताओ क्या है आपका? हाँ, दूध क्या है? दूध क्या है बताओ, बताओ दूध क्या है। एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए देना चाहता हूं, लो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। दूध इसके एग्जाम्पल है। जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा, वो सर्च करके करेगा। जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्च करने में दिमाग लगेगा। जब दिमाग लगेगा तो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिशोषण तथा विपरीत अधिशोषण में क्या समझते हैं आप? अधिशोषण से तथा विपरीत अधिशोषण से आप क्या समझते हैं? ये भी छोड़ देते हैं, इसको भी करना अपन इससे आप सभी लोग। ये क्वेश्चन देखो, किसी ठोस में किसी सतह पर भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में करा दिया। ठोसों के सतह पर गैसों की भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है। क्यों? ये मैंने क्वेश्चन बहुत ही स्टार्टिंग में बता दिया कि क्यों होता है। भौतिक, किसी ठोस के किसी सतह पर गैसों का भौतिक अधिशोषण क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। और यह क्यों होता है ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ठीक है। इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, क्यों? ये भी मैंने बता दिया था, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है इसलिए घटता है, और मैंने इसके बारे में बताया था। ये क्वेश्चन हो चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइडी विलयन किसे कहा जाता है, समझाइए। कोलाइडी विलयन किसे कहा जाता है, समझाइए। ये जरा समझाइए तो किसे कहा जाता है? बताओ कोलाइडी विलयन किसे कहा जाता है? एक ऐसा विलयन जिसमें कणों की जो आकार होता है कितना से कितना के बीच में होता है। जरा बताओगे, किसी को याद है कि सब लोग भूल गए? सर को भी पढ़ाए 2-3 महीने हो गया है। भूल गए तो भूल गए तो फिर से पढ़ लो। कोलाइडी विलयन किसे कहा जाता है? एक ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, उसे कोलाइडी विलयन कहा जाता है। समझे? कितने लोगों को आ रहा है? एक ऐसा विलयन जिसमें कणों का, बिल्कुल नैनोमीटर वाले भी सही कर रहे हो। क्या नाम का? 0 से 0, वाह क्या नाम रखे हो आप अपना। एक ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार क्या 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, उसे कोलाइडी विलयन कहा जाता है। इसको समझाना है। क्या समझाऊं आप लोग खुद समझना नहीं चाहते हो? एक ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार क्या हो? एक ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, विलयन जिसमें कणों का आकार, आकार कितना हो? 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य हो, तो उसे क्या कहा जाता है? कोलाइडी विलयन कहा जाता है। विलयन कहा जाता है। एक ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य हो, उसे क्या कहा जाता है? कोलाइडी विलयन कहा जाता है। बोलो, याद हुआ? फिर से बोलो सभी लोग। एक ऐसा, देखो नैनोमीटर के चक्कर मत पड़ना, 10 से 100 याद रखना एंगस्ट्रॉम के बीच में। कोई एग्जामिनर गलत नहीं काट सकता इसे। बताओ नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देखें। द्रव स्नेही साल तथा द्रव विरोधी साल से अधिक अस्थायी क्यों होता है? बताओ। द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक अस्थायी क्यों होता है? द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक अस्थायी क्यों होता है? क्वेश्चन देखो, द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक अस्थायी क्यों होता है?
बिल्कुल अंकित कोटि, आप पैसिकड़ के बारे में बहुत सही लिख रहे हो, बहुत अच्छा बेटा, इसी तरह से पढ़ाई करते रहो। द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक अस्थायी क्यों होता है, बताओ। बताओ सभी लोग, चलो मैं नहीं देख रहा हूं कि आप लोग ठीक से जवाब दे रहे हो। बताओ, नहीं आ रहा है सब क्वेश्चन आप लोगों को। हाँ, आपको पढ़ाया गया था, बिल्कुल केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं हम। मैं बताऊं, सुमित यादव, मैं बताऊं आपको, द्रव स्नेही साल द्रव विरोधी साल से अधिक अस्थायी होता है क्यों, कोई भी नहीं बताया। देखो, द्रव स्नेही साल और द्रव विरोधी साल, ये स्पष्ट है नाम से, अगर नाम से भी आप ठीक से इसे देखोगे तो ये आप कर सकते हो, द्रव स्नेही द्रव विरोधी और द्रव विरोधी। मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों की तैयारी बहुत पुअर है। मैं कर रहा हूं, अभी भी तैयारी हो सकती है, बस एक सही डायरेक्शन में डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ये जो पतली पतली किताब के चक्कर में हो ना, उसको पढ़ लेंगे आ जाएगा, वो आपको पता चलेगा रिजल्ट के बाद क्या आएगा, पता चलेगा रिजल्ट के बाद। समय बदल रहा है, पुराने स्टाफ से मत, ये आता था 2015 14 16 13, इस समय जो पढ़ाई करता था उसी से आता था, लेकिन अब समय बदल रहा है, अब एग्जामिनर भी समझ चुके हैं कि बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बताओ, कोई भी नहीं बता पाया क्वेश्चन, द्रव विरोधी द्रव स्नेही। देखो, द्रव स्नेही जो सॉल्व होता है, ये द्रव के साथ, जल के साथ, क्या बता दूं, छोड़ दूं आप लोगों को। एक काम करना, मैं आप लोगों को काम दे रहा हूं, काम दे रहा हूं और क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। आपको ये सभी क्वेश्चंस कितने दिन लोगे, 2 दिन 3 दिन, कितना लोगे, तैयार कर लेना, फिर से मैं क्लास में आऊंगा और पूछूंगा आप लोगों से, क्योंकि जब आप लोग बताते हो तो अच्छा रहता है। क्या करें, देखो, विशाल विष्णु, इन्होंने सही लिखा है, चलो मैं बता ही देता हूं। द्रव स्नेही साल जो होते हैं, द्रव से स्नेह करते हैं और द्रव से के साथ जल्दी जुड़ जाते हैं, इसलिए अधिक अस्थायी होते हैं। जुड़ने के बाद वो बैठ जाते हैं। जैसे आप क्या है, कहीं पे जाते हो घूमने टहलने के लिए, तो वहां पे 4 दोस्त 5 दोस्त होते हैं, तो वहां पे रहने का मन करता है, अच्छा लगता है, क्यों, वहां पे स्नेह होता है, प्यार होता है, चीजें अच्छी से चलती हैं, कुछ कहानी आगे बढ़ती है ना। लेकिन इसके विपरीत में द्रव विरोधी साल में क्या होता है, वहां पे सभी लोग अपोजिट होते हैं, आपके अपोजिट होते हैं, तो दुश्मनों के बीच में रहना पसंद नहीं होता, इसलिए कम अस्थायी होता है। ट्रिक से याद कर सकते हो, ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं बता रहा हूं, आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। द्रव से नहीं, द्रव से स्नेही, द्रव मतलब जल, स्नेह मतलब प्यार, सीधी सी बात है। जहां पे आपके 4 दोस्त होते हैं, वहां पे वातावरण आपको रहने लायक होता है, आपका प्यार भरा वातावरण रहता है, आप वहां पे 2 दिन 10 दिन 4 दिन 15 दिन 20 दिन 50 दिन भी रह जाते हो, कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जहां दुश्मन होते हैं, द्रव के विरोधी होते हैं, वहां पे क्या होता है, एक दिन भी रहना बहुत ही लंबा हो जाता है। तो द्रव से नहीं क्या है, अधिक अस्थायी होते हैं, वहां पे आप 10 दिन रह सकते हो, द्रव विरोधी में कम अस्थायी होते हैं, वहां पे 1 2 दिन 3 दिन भी नहीं रह सकते हो ना। याद हो गया ना, द्रव से नहीं द्रव विरोधी से क्यों अस्थायी। अब लिखना हो तो क्या लिखोगे, द्रव से नहीं जल के साथ जुड़कर तुरंत यौगिक बना लेता है, तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेता है, इसलिए यह अधिक अस्थायी होता है। जबकि द्रव विरोधी जल के साथ जुड़कर यौगिक कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है, इसलिए कम अस्थायी होता है। बोलो, बिल्कुल आएगा खुशबू चौधरी। क्यों हंस रहे हो विशाल जी, हाँ, क्या कुछ गलत बताया क्या मैंने।
ठीक है, द्रव स्नेही साल लिखना सभी लोग, नहीं साल क्या जल के साथ जल के साथ आसानी से जल योजित हो जाता है, जल योजित हो जाता है, या द्रव स्नेही साल जल के साथ मिलकर आसानी से क्या हो जाता है, जल योजित हो जाता है या योजित हो जाता है, जिससे कोलाइडी विलयन बना लेता है, कोलाइडी विलयन बना लेता है। ठीक है, इसे क्या द्रव स्नेही साल कहा जाता है। द्रव स्नेही साल जल के साथ आसानी से मिलकर जल योजित होकर क्या कोलाइडी विलयन बना लेता है, तो उसे द्रव स्नेही साल, इसलिए यह अधिक अस्थायी होता है, यह अधिक अस्थायी होता है, यह अधिक अस्थायी होता है, यह अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, यह द्रव स्नेही साल की बात हुई। द्रव विरोधी साल जल के साल आसानी से नहीं मिलते हैं, द्रव स्नेही साल, द्रव विरोधी साल क्या, ये जल के साथ आसानी से योजित नहीं होते हैं। जब योजित नहीं होंगे तो वहां पे अस्थायी नहीं होंगे। ठीक है, योजित नहीं होते हैं इसलिए अस्थायी नहीं होते। ठीक है, द्रव विरोधी साल, द्रव विरोधी साल जल के साथ आसानी से जल योजित नहीं होते हैं, इसलिए यह कम अस्थायी होते हैं, यह कम अस्थायी होते हैं। समझे चंदन, समझे कि नहीं समझे? ये ट्रिक से याद हो गया, समझ लिया, लेकिन ट्रिक से याद हुआ ना, दोबारा नहीं बोलेगे दरस नहीं क्यों अस्थायी होता है, अद्रव विरोधी क्यों अस्थायी होता है। बिल्कुल, चलो ठीक है, और सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, देखो सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, मुझे कराने हैं। लेकिन यहाँ पे वरदान बैच में आज टेस्ट है, संडे का दिन है। ठीक है, उन लोगों का टेस्ट है तो थोड़ा उन लोगों को पहले छोड़ रहा हूँ, टेस्ट की तैयारी करके आए। ठीक है, और आज की क्लास में बस इतना ही। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरे 500 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी 220-30 क्वेश्चन हुए हैं, अब 250 क्वेश्चन और हैं, इस महीने में 250 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल भी 60-70-75 न्यूमेरिकल भी मेरे पास है, पूरे 1 से 4 चैप्टर तक के। 1 से 4 चैप्टर के बाद कहीं न्यूमेरिकल नहीं है, 75 न्यूमेरिकल भी है मेरे पास, उसको मैं सुबह में कराऊंगा। जैसे यादगार सीरीज कंप्लीट होता है ना 12 वाला, 12 नहीं 15 करा दूंगा उसमें, जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे आपको वहां पे न्यूमेरिकल या फिर रिएक्शन कराऊंगा। इसमें करीब 100 से 120-22 रिएक्शन है मेरे पास, उस रिएक्शन को कराऊंगा सुबह सुबह या फिर शाम को, जब भी कराऊं। एक साथ रिएक्शन में 100 करा दूंगा तो नहीं याद होगा, लेकिन 4-4, 10-10, 20-20 रिएक्शन डेली कराऊंगा तो याद हो जाएगा, है कि ना? ठीक है, और मैं सभी से कहना चाहूंगा, जो ट्रेडिशनल मेथड है आप लोगों का रिवीजन करने वाला, पढ़ने वाला, उसको छोड़ो, आप आ जाओ जैसे जमाना चल रहा है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो सच्चाई है मैं बता रहा हूं, और वही आगे निकलेगा जो जमाने के साथ, समय के साथ चलता है। जो समय से पीछे चलता है वो नहीं आगे निकलेगा। जो पतली पतली किताब आती है आप लोगों के मार्केट में, 60-70 रुपए 100 की बीच मिलती है, उस किताब से आज के 5 साल 7 साल पहले जो पढ़ता था उसका अच्छा नंबर आता था, आप वही देखकर पढ़ रहे हो, ये गलती है। अगर आप उससे पढ़ोगे तो एक चैप्टर पढ़ने में 5-5, 7-7 घंटे लग जाएंगे। जैसे आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले सब लोग किससे लिखते थे? फाउंटेन पेन से लिखा करते थे, लेकिन आप किससे लिखते हैं? पेन से लिखा करते हैं। क्यों लिखा करते? क्योंकि समय चेंज हुआ। आप फाउंटेन पेन से लिखने की कोशिश करो, जितना टाइम है पेन से आप 4 पेज लिखोगे, उतना टाइम उसे 1 पेज भी नहीं लिख पाओगे, ये सच्चाई है। जो आज भी फाउंटेन पेन से यूज कर रहा है वो पीछे ही रहेगा, आप भी आगे चलो। इसी तरह आज के 5-7 साल पहले वो पतली किताब से सब लोग पढ़ते थे, आप लोग लेके रखे हो। क्या कोई है 4 चैप्टर पढ़ा उससे? कोई है इसमें? कमेंट करेगा क्या? कोई 4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ा है क्या? बताओ। अरे वो किताब अगर सही से देखा जाए ना, अगर सही से दिखा जाए, जो आता है ना पतली पतली किताब, आज के 3 साल पहले देखोगे, आज का देखोगे, 80% क्वेश्चन सेम मिलेंगे उसमें।
क्या वो आप लोग गेस करेंगे? आप एक सही टीचर को चुनो और सही जगह से पढ़ो। रिवीजन करने का सबसे अच्छा पैटर्न है, आप लंबे लेक्चर को देखो, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में आप एक चैप्टर को रिवीजन कर सकते हो, वो भी बेहतरीन तरीके से। बस लेक्चर अच्छा होना चाहिए। और वन शॉट ऐसी जगह जाके मत देखना जो 45 मिनट 1 घंटे 1.5 घंटे में वन शॉट बना रहा है, नहीं, कम 3 घंटे 4 घंटे वालों को देखना, क्योंकि चीजें आपको आनी चाहिए। 1.5 घंटे नुकसान करके क्या करोगे जब आपको चीजें आएंगी नहीं। और मैं कहूंगा बेहतरीन तरीके से इस वरदान बैच में आपको बहुत ही अच्छे से करा रहा हूं, एक एक चैप्टर एक एक तरीके से, और साथ में आपको डेली नोट्स डीपीपी दिया जा रहा है। टेस्ट संडे को हो रहा है, जैसे आज भी टेस्ट है, 9:30 बजे टेस्ट होगा, जो जुड़े हैं उनको आज टेस्ट देने को मिलेगा। सप्ताह भर जो पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट होता है। और मैं एक बात बता देता हूं, जो टेस्ट देगा वही सबसे बेस्ट बनेगा। और ट्रेडिशनल मेथड जो आप प्रति किताब से पढ़ते हो ना, पढ़ते रह जाओगे, आप एक चैप्टर लेके बैठोगे 10 दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएगा, नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ये सच्चाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप लोग, ये सच्चाई है। लेकिन एक लेक्चर देखोगे तो 2x रिपीट करके देखोगे, 4 घंटे 5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वो भी अच्छा से। किताब पढ़ोगे कम समझ में आएगा, लेक्चर से ज्यादा समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। समझे या नहीं समझे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात जरूर सोचना, ये जो समय है ना, जनवरी का 30 दिन, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बताया इस 30 दिन आपको कैसे पढ़ाई करनी है। जो पढ़ेगा 30वें दिन मैं उससे पूछूंगा, जो 30 दिन लगातार तपस्या कर लिया वो सबसे आगे होगा। आप में से कोई है जो पढ़ेगा 30 दिन, जैसे मैं बताया 1 से 30 तक कैसे पढ़ना है? अभी फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन मॉर्निंग हो रहे हैं, कंप्लीट होते ही केमिस्ट्री के होंगे। फिजिक्स का मैंने पहले क्यों करा है? क्योंकि फिजिक्स का समझना होता है, समझ लोगे तो लंबे समय तक याद है। केमिस्ट्री में रटना होता है, लास्ट में करोगे तो दिमाग में बना रहेगा। अरे बहुत ही स्ट्रेटजी से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, यहाँ पे कोई हवा हवाई नहीं कराया जा रहा है। जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं, जितने भी सर हैं, वेल एजुकेटेड और बेहतरीन सर हैं। बिल्कुल वरदान बैच वाले आओ, टेस्ट दो। आप लोगों का टेस्ट 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, 11:30 बजे तक आपको टेस्ट देना है, ठीक है। और 9:30 से 11:30 के बीच में जो कॉपी सबमिट करेगा उसी का कॉपी मैं चेक करूंगा, कॉल करूंगा, समझाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना है, इस बार जो कॉपी सबमिट करेंगे उनको अपनी कॉपी पर अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखना है, ठीक है, ओके। और अपने दोस्तों को भी बता देना यह बात। चलिए ठीक है, क्लास को हम बंद करते हैं। और जिनको भी वरदान बैच लेना है, नीचे मोबाइल नंबर दे रहा है, वहां पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके सीधे जुड़ सकते हैं। अभी भी समय है, अभी भी इतना समय है कि आप लोग एक सही डायरेक्शन में सही चीजों को सही तरीके से पढ़ोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है।